दिल्ली के जंतर मंतर पर मुस्लिम मुखालिफ नारों के मामले में बीजेपी लीडर अश्विनी उपाध्याय समेत 4 मुलजमीन को अदालती तहवील में भेजा गया। वहीं 2 दीगर मुलजमीन को पुलिस रिमांड में रखा गया है। वाज़ेह हो कि कल अश्विनी उपाध्याय की गिरफ्तारी के खिलाफ मुजाहरा किया गया था। सीपी थाने के बाहर जबरदस्त हंगामा हुआ था। पुलिस ने मुजाहिरीन को ताकत के जरिए मुंतशिर किया था। आपको बता दें कि 8 अगस्त को अश्विनी उपाध्याय के मुबैना भारत बचाओ आंदोलन में मुस्लिम मुखालिफ नारे लगाए गए थे, जिसके बाद नामालूम अफराद के खिलाफ FIR दर्ज की गई थी। वहीं ऑपोजिशन लीडर ने मुलजिमीन के खिलाफ UAPA और NS के तहत कार्रवाई की मांग की है। हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, इस पूरे मामले को लेकर के अपडेट बताएं। जी देखिए, मुनज़्ज़ा साफ तौर से मुश्किलें अश्विनी उपाध्याय की जो है वो कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि कल देर शाम पटियाला हाउस कोर्ट का जो आदेश आया, उस आदेश के मुताबिक ये माना गया है कि इस पूरे मामले में अभी भी जांच जो है वो जारी है, लिहाजा जमानत देना गलत होगा और इसीलिए फिलहाल कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके उनकी जमानत अर्जी पर फिलहाल रिप्लाई मांगा है दिल्ली पुलिस से, जिस पर आज पटियाला हाउस कोर्ट में सुनवाई होनी है। हालांकि इसी मामले में 2 और एक्यूज थे, विनीत और दीपक, उनको 1 दिन की पुलिस कस्टडी में मुनज़्ज़ा भेजा गया है, जिसमें पुलिस ये पूछताछ करेगी कि जो डेफेमेटरी स्लोगन वोट आउट किया गया था जंतर मंतर पर, उसके पीछे कौन लोग थे और अगर ये तमाम लोग ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थे या ऑर्गेनाइजर थे तो तमाम जो लोग ये लोग आए हुए थे वो लोग कौन थे, क्या वो इसी ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित थे या बाहर के लोग थे। अश्विनी उपाध्याय की तरफ से कल कोर्ट में ये दलील दी गई कि वो 11 बजे जंतर मंतर पर पहुंचे थे और 12 बजे दिल्ली पुलिस के कहने के मुताबिक वहां से वो चले गए थे और जो भी डेफेमेटरी स्लोगन वहां पर हुआ है वो शाम को 5 बजे हुआ है। लेकिन इन तमाम दलीलों का फिलहाल कोर्ट के सामने कोई भी फर्क नहीं पड़ा और इसीलिए कोर्ट ने उन्हें 2 दिन की जुडिशियल कस्टडी में तिहाड़ जेल भेज दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट में दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया कि तमाम जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे वो अभी जांच का पहलू है, जिसमें से 2 जो लोग हैं वो अभी फरार चल रहे हैं, जिनके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। चूंकि मुस्लिम समुदाय को लेकर जिस तरह से फिलहाल जंतर मंतर पर इस प्रकार का स्लोगन दिया गया है, ये वाकई कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है और इसी मामले में लगातार दिल्ली पुलिस शिकंजा कसने को तैयार है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय के मामले में मुनज़्ज़ा कल दिल्ली पुलिस की तरफ से कस्टडी नहीं मांगी गई। उन्होंने कहा कि हमें जो पूछताछ करनी थी वो पूछताछ हो गई है, लिहाजा अश्विनी उपाध्याय की कस्टडी की आवश्यकता नहीं है। आज पूरे मामले में अश्विनी उपाध्याय की जमानत अर्जी पर सुनवाई होना है। देखना बेहद अहम होगा कि कोर्ट उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई करने के बाद क्या कुछ अहम आदेश जारी करता है। लेकिन अश्विनी उपाध्याय की तरफ से बार बार कोर्ट में दलील यही दिया जा रहा था मुनज़्ज़ा कि वो इसका हिस्सा नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फिलहाल वीडियो रिलीज किया गया है और लगातार सोशल मीडिया पर वो सर्कुलेट हो रहा है, उन वीडियो के मुताबिक कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट इनकी बताई जा रही है और इसीलिए इन पर धारा 153A 120B समेत तमाम जो DDMA एक्ट का वायलेशन, इन तमाम धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। देखना बेहद अहम होगा कि आज इस पूरे मामले की अगर सुनवाई कोर्ट करता है तो अश्विनी उपाध्याय को राहत मिलती है या नहीं, और वहीं दीपक और विनीत की जो आज कस्टडी खत्म होगी और उनको पटियाला हाउस कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो क्या दिल्ली पुलिस फर्दर कस्टडी मांगती है या नहीं, ये भी देखने वाला विषय होगा। बिल्कुल सुशील, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। आज राज्यसभा में OBC तरमीमी बिल पेश किया जाएगा। राज्यसभा से बिल मंजूर होने के बाद सदर जमहूरिया के दस्तखत के बाद ये मुल्क भर में कानून के तौर पर नाफिज हो जाएगा। इस कानून से महाराष्ट्र समेत कई रियासतों को मकामी सतह पर जातों को OBC रिजर्वेशन की फहरिस्त में शामिल करने का मौका मिलेगा। वाज़ेह हो कि लोकसभा ने OBC रिजर्वेशन के लिए जातों की फहरिस्त तैयार करने के लिए रियासती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने वाले बिल की मंजूरी दे दी है। लोकसभा ने 386 वोटों से बिल मंजूर कर लिया है, जबकि इसके खिलाफ कोई वोट नहीं आया। आईन में 127वीं तरमीम के लिए लाए गए बिल के तहत रियासतों को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपने मुताबिक OBC रिजर्वेशन की फहरिस्त तैयार करें। तो आपको बता दें कि OBC बिल को आज राज्यसभा में मंजूरी मिल जाएगी और इसी के साथ OBC
रिजर्वेशन बिल जो है पूरे मुल्क में कानून के तौर पर नाफिज हो जाएगा। इस कानून से महाराष्ट्र समेत कई रियासतों को मकामी सतह पर जातों को ओबीसी रिजर्वेशन की फहरिस्त में शामिल करने का मौका मिलेगा। आपको बता दें कि लोकसभा ने ओबीसी रिजर्वेशन के लिए जातों की फहरिस्त तैयार करने के लिए जो रियासती हुकूमतें हैं उनको बाइख्तियार बनाने वाली बिल की मंजूरी दे दी है। आज राज्यसभा में इसको मंजूरी मिल जाएगी। वहीं लोकसभा ने 386 वोटों से बिल मंजूर किया है, जबकि इसके खिलाफ कोई वोट नहीं आया। आईन में 127वें तरमीम के लिए लाए गए बिल के तहत रियासतों को ये इख्तियार हासिल होगा कि वो अपने मुताबिक ओबीसी रिजर्वेशन की फहरिस्त तैयार करे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे अनूप गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, पर जो ओबीसी रिजर्वेशन बिल है आज उसको राज्यसभा में भी मंजूरी मिल जाएगी और कानून के तौर पर पूरे मुल्क में लागू हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए कल लोकसभा में ये बिल चर्चा के लिए आया था और सरकार के लिए बड़ी उपलब्धि है कि बिना विरोध के ये जो बिल है ओबीसी बिल वो पास हो गया लोकसभा में जी। और सरकार की संभावना है कि आज जब ये बिल राज्यसभा में आएगा तो भी सर्वसम्मति से पास करा लिया जाएगा, क्योंकि पूरा विपक्ष इस बिल के समर्थन में है। दूसरी तरफ आप बता दूं कि जिस तरीके का ये बिल है, राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार मिलेगा कि ओबीसी कोटे में किन किन जातियों को लाया जाए, और ये एक तरह से राज्य सरकारों के लिए बड़ा अधिकार होगा और ये काफी महत्वपूर्ण कहा जा सकता है। लंबे वक्त से इस बात का इंतजार भी किया जा रहा था जी। दूसरी तरफ के सूत्र बता रहे हैं कि जो मानसून सत्र चल रहा है, संसद का मानसून सत्र चल रहा है जी, संभावना है कि इस बिल के पास कराए जाने के बाद आज अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। सरकार के एजेंडे में ज्यादातर जो बिल थे जिनको पास कराना था संसद सत्र से वो पास करा लिया गया है और आज ओबीसी बिल के पास होते ही संसद सत्र जो है वो स्थगित कर दिया जाएगा। जी अनूप, अभी है शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, महाराष्ट्र के साबिक वजीर दाखिला अनिल देशमुख से जुड़े मामलों में सीबीआई की अर्जी पर आज बॉम्बे हाई कोर्ट में समाअत है। वाज़ेह हो कि महाराष्ट्र हुकूमत के खिलाफ सीबीआई ने कोर्ट में अर्जी दाखिल करके कहा था कि हुकूमत मुतल्लिका दस्तावेजात देने में टाल मटोल कर रही है। इस हवाले से कोर्ट ने महाराष्ट्र हुकूमत को नोटिस जारी किया था। इससे पहले भी अनिल देशमुख को हाई कोर्ट से झटका लग चुका है। सीबीआई के जरिए अनिल देशमुख के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया था। आपको बता दें कि अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली का इल्जाम है। मुंबई से हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे बराह रास्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, इस हवाले से जिस तरह से अनिल देशमुख को कोई भी राहत मिलती हुई तो नजर नहीं आ रही, बल्कि मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछली सुनवाई में जब अनिल देशमुख की जो याचिका खारिज की गई थी, जिसमें उन्होंने मांग की थी कि सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज किया वो गलत तरीके से दर्ज किया है, उसे रद्द किया जाए, तो हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दी थी। हालांकि अनिल देशमुख की जो याचिका थी उसे खारिज कर दी गई थी, लेकिन उसमें एक बात गौर करने वाली थी कि अनिल देशमुख के साथ सरकार की भी एक याचिका उसी अदालत में थी और सरकार की याचिका ये थी कि जो परमवीर सिंह ने दावा किया था कि जिस तरह से 100 करोड़ का वसूली होम मिनिस्टर की तरफ से यानी अनिल देशमुख की तरफ से मांगा जा रहा है पुलिस की तरफ से, तो उस वक्त सचिन वजे जो मेन कल्प्रिट इस मामले में थे, जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनका किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस वक्त जो है सचिन वजे को पिछले कुछ समय पहले उन्हें जो है टर्मिनेट कर दिया गया था, यानी उन्हें निलंबित कर दिया गया था। उसके बाद उन्हें फिर से ड्यूटी में ज्वाइन किया गया था। तो सरकार ने उन दो पैरों पर अपनी याचिका दाखिल की थी कि जो सीबीआई डिटेल मांग रही है कि सचिन वजे को किस बिना पर फिर से ज्वाइन किया गया था, और कई ऐसे पुलिस महकमे में अधिकारी हैं जिनका ट्रांसफर सही जगहों पर किया गया है पैसे की लेन देन को लेकर। तो उस पैरा को हटाने के लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से याचिका दाखिल की गई थी, वो भी जो है सरकार ने हाई कोर्ट ने खारिज कर दी गई थी। हालांकि सीबीआई ने उस वक्त ये कोर्ट में कहा कि अब सरकार की तरफ से इस मामले से जुड़े दस्तावेज होने चाहिए जो सरकार नहीं दे रही है, पुलिस नहीं दे रही है उन्हें। हालांकि इस बात को लेकर के याचिका जो है सीबीआई ने हाई कोर्ट में दाखिल की थी और उसी मामले पर आज सुनवाई होना है। हाई कोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ तौर पर कहा था कि सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है, उसमें जो भी दस्तावेज
सीबीआई को जरूरत है तो उसे महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र पुलिस जो है उन्हें मुहैया कराए ताकि जांच में तेजी आए और मामले की सुनवाई जल्दी से जल्दी खत्म हो। आज देखना होगा, मैं आपको बता दूं कि 54 नंबर पर मामला लिस्टेड है। उम्मीद है कि 2 बजे के बाद इस मामले पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि सरकार अपनी तरफ से क्या जवाब इस मामले में देती है और क्या सीबीआई कहती है कि पिछली बार जो उनका ऑब्जेक्शन था कि उन्हें जिस तरह से दस्तावेज इस मामले से संबंधित नहीं दिए जा रहे हैं, क्या वो दिए जा रहे हैं और क्या क्या दस्तावेज उन्होंने मांगे थे और क्या क्या दिए गए हैं। बिल्कुल प्रशांत, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडिया इंडस्ट्री यानी CII के सालाना इजलास 2021 से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी 4:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मीटिंग से खिताब करेंगे। PMO की तरफ से जारी करदा एक रिलीज के मुताबिक इस मीटिंग का मौजू हिंदुस्तान के 75 साल है। हुकूमत और ताजिर एक खुद कफील हिंदुस्तान के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। PMO की तरफ से दी गई मालूमात के मुताबिक CII की सालाना मीटिंग आज और कल होगी। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं होते तब तक कोई भी महफूज नहीं होगा। और इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। अक़लियती स्कूलों का मुल्कगीर जायजा लेने के बाद NCPCR यानी नेशनल कमीशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हुकूमत से सिफारिश की है कि मदरसों समेत ऐसे तमाम स्कूलों को राइट टू एजुकेशन और सर्व शिक्षा अभियान मुहिम के दायरेकार में लाया जाए। NCPCR ने इस तरह के स्कूलों में अक़लियती बरादरियों के तुलबा के लिए रिजर्वेशन की भी हिमायत की है, क्योंकि सर्वे में ये बात सामने आई है कि अक़लियती स्कूलों में गैर अक़लियती तुलबा का एक बड़ा हिस्सा तालीम हासिल कर रहा है। सर्वे के मुताबिक क्रिश्चियन मिशनरी स्कूलों में 74% तुलबा गैर अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। मजमूई तौर पर ऐसे स्कूलों में 62.50% तुलबा गैर अक़लियती बरादरियों से ताल्लुक़ रखते हैं। अक़लियती बरादरियों की तालीम पर आईन हिंद के आर्टिकल 21A के तहत आर्टिकल 15(5) के तहत छूट के असरात के उन्वान से रिपोर्ट में कहा गया है कि ये स्कूल नहीं जाने वाले तुलबा की सबसे ज्यादा 1 करोड़ से ज्यादा तुलबा की तादाद मुस्लिम कम्युनिटी से है। हमारे नुमाइंदे खुरम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खुरम, NCPCR का सर्वे होता है अक़लियती स्कूलों के हवाले से, क्या कुछ निकलकर फाइंडिंग सामने आती है? देखिए, काफी सारी फाइंडिंग मुलज़्ज़मा आपने खुद ही बता दी हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर देखें तो ये एक मुतनाज़ मामला है। और आपको मालूम है जब RT आया था, और अब हम नई एजुकेशन पॉलिसी की तरफ बढ़ चुके हैं। जब RT आया था उस वक्त बहुत ही कोशिशों के साथ जो अक़लियती लीडरान हैं, उलमा हैं, उन जो एजुकेशन है, उन सब ने मिलकर के UPA गवर्नमेंट से बहुत ही जोरदार तरीके से मुहिम चलाई थी कि उन्हें RT से अलग रखा जाए, क्योंकि बहुत सारे नॉर्म्स ऐसे हैं, जैसे स्कूल में जगह होनी चाहिए, कितने बच्चे होने चाहिए, कितनी फैसिलिटी होनी चाहिए जी। तो ये तमाम चीजें हैं, अगर वो उसको पूरा नहीं करते हैं, खास तौर से मदरसों में आप जानते हैं कि किस तरीके से मदरसे चलते रहे हैं कि मदरसे फीस कम लेते हैं, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्कूल हैं जो की तरफ आ जाते हैं। खासतौर से क्रिश्चियन मिनिस्ट्री के जो स्कूल हैं वहाँ पर जो तलबा है वो गैर अक़लियती तलबा तो ज्यादा पढ़ते हैं और दूसरे जो अक़लियत के तलबा होते हैं वो कम पढ़ते हैं। इस चीज को लेकर के तो देखा जा सकता है, लेकिन खासतौर से मदरसे उनके बंद होने का खतरा देखा गया था। लेकिन इस सर्वे की जो सबसे अहम बात जो निकल कर आई है कि अभी भी अक़लियतों में वो तालीम में वो काफी पीछे हैं। यही वजह है कि इस सर्वे में रिजर्वेशन जो पहले से मिला हुआ है 50% तक रिजर्वेशन अक़लियती इदारे हैं वहाँ होना चाहिए, वो कर सकते हैं, अपना मैनेजमेंट चला सकते हैं, अपनी तहजीब अपने कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं। तो ये तो जो तमाम चीजें हैं, अगर वो इसको RT के तहत लाया जाता है तो ये इफेक्ट हो सकती है सिर्फ रिजर्वेशन
के तहत थोड़ा सा तहफ़्फ़ुज़ तो जरूर मिल सकता है कि वहाँ पर अक़लियती तलबा पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो हालात है कि वहाँ पर दूसरे तलबा हैं वो ज्यादा पढ़ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इन इदारों की अहमियत भी वाज़ेह होती है और साथ ही साथ ये बात भी वाज़ेह होती है कि जो खुद अक़लियत के तलबा हैं वो कम पढ़ रहे हैं और उन्हें अभी और भी माली तौर पर सपोर्ट की जरूरत है। आपको मालूम है ये अलग अलग रियासतों में मरकजी हुकूमत के तहत जो स्कॉलरशिप स्कीमें चलाई जाती हैं तो डिमांड ड्रिवन नहीं है। अगर 1 करोड़ तलबा स्कॉलरशिप के अप्लाई करते हैं तो 30% यानी 30 लाख तलबा को ही स्कॉलरशिप मिल पाती है। तो ये तमाम चीजें साथ में हैं, लेकिन ये एक मुतनाज़ मामला है। RTE के तहत लाना और उसमें क्या किस तरह के तहफ़्फ़ुज़ात होंगे उस तमाम चीजों को देखना ये बहुत इम्पोर्टेंट होगा और इस पर एक नया तनाज़ा जरूर खड़ा हो सकता है, क्योंकि इसको अलग किया गया था और अब कहा जा रहा है कि इसको इनके अंडर ले आया जाए। लेकिन जहाँ तक तलबा की बात है, खासतौर से मुस्लिम तलबा की बात है, जिस तरीके से बताया गया है अभी भी इतने सारे तलबा बाहर हैं, तो कम से कम फौरी तौर पर अगर जब तक ये अमेंडमेंट करने की बात है, ये सिर्फ सिफारिश है, तो ऑफर्मेटिव एक्शन बहुत ज्यादा जरूरत आपको नजर आएगी, तो उसको करने की जरूरत है। और अहम बात यह है कि जो गैर अक़लियती तलबा हैं वो अगर अक़लियती इदारों में पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है कि इन अक़लियती इदारों ने अपनी अहमियत, अपनी एजुकेशन और अपनी जो क्वालिटी है, जो क्वालिटी है, उसको कहीं ना कहीं मनवाया है। बिल्कुल खुर्रम, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस के एहतजाज का सिलसिला जारी है। असेंबली सेशन दूसरे रोज ही गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी होने के सबब यूथ कांग्रेस के प्रोग्राम में तब्दीली की गई है। यूथ कांग्रेस ने पहले असेंबली का घेराव करने का फैसला किया था, अब सीएम हाउस का दोपहर में घेराव किया जाएगा। यूथ कांग्रेस के एहतजाज में शामिल होने के लिए रियासत भर से यूथ कांग्रेस के लीडरान का भोपाल पीसीसी पहुंचना शुरू हो गया है। भोपाल एमएलए आरिफ मसूद ने सीएम हाउस का घेराव करने के लिए यूथ कांग्रेस के लीडरान से बड़ी तादाद में पहुंचने की अपील की है। एक एक साथी का दायित्व है कि वो जुड़कर मेहनत कर लगकर साथ जुड़े, क्योंकि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास भोपाल आ रहा है जिसने कोरोना के करा रहे लोगों के साथ अपनी ज़िंदगी, अपनी जान की परवाह किए बिना घर घर लगा रहा, रातों रात जागा है। उसने मुझे भी रातों रात फ़ोन करे, हिंदुस्तान के कोने में के गांव उसने फ़ोन करके लोगों की मदद कराई है। ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए लड़ा, उस ऐसे व्यक्ति का स्वागत करिए। हम सब लोग भोपाल में उसका इस्तकबाल करेंगे और उसके नेतृत्व में होने वाले इस आंदोलन को मजबूत बनाइए। सब के सब निकलिए और बुलंद आवाज़ के साथ राहुल गांधी जिंदाबाद, जिस ताकत से राहुल गांधी देश की आवाज़ कर रहे हैं, उसी तरह से मध्य प्रदेश के नौजवानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उन्हें हक और इंसाफ दिलाने के लिए जो मध्य प्रदेश युवक कांग्रेस आंदोलन कर रही है उसका सहयोग करिए। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब, यूथ कांग्रेस जो है सीएम हाउस का घेराव करने जा रही है और कांग्रेस लीडरान जो है वो यूथ कांग्रेस को इसके लिए और भी बढ़ावा दे रही है कि तमाम तर यूथ कांग्रेस लीडरान जो है वो पूरी रियासत से आए और सीएम हाउस का घेराव किया जाए। मुनज़्ज़ा जो है यूथ कांग्रेस के लीडरान का जो है भोपाल पहुंचना शुरू हो गया, क्योंकि पहले से तय था कि यूथ कांग्रेस जो है यहाँ पे एहतजाज करेंगे। फिर प्रोग्राम के उसमें मकाम में तब्दीली की गई, जहाँ पर पहले असेंबली का घेराव करने का ऐलान किया गया, तो वहीं पर अब सीएम हाउस का घेराव किया जाएगा। वो ओबीसी रिजर्वेशन की बात करें, बढ़ती महंगाई की बात करें, सलाम मुतासरीन की मदद की बात करें, या फिर बढ़ते जराइम को लेकर बात करें, तमाम पहलुओं को लेकर जो है कांग्रेस का जो है एहतजाज रहेगा। क्योंकि कल अगर हम असेंबली की बात करें तो 2 रोजा सेशन में कांग्रेस के जबरदस्त एहतजाज रहा और एहतजाज के बीच ही जो है बगैर किसी जो है बहस के साथ बिलों को पास किया गया था। वहीं पर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेटिव काउंसिल की कल रात जो सीएम हाउस में मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में जो है साफ तौर पर कह दिया गया कि कांग्रेस जो है संसद में असेंबली में सोची है तो सड़क पर उसका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के लीडरान करेंगे। इस तरह से देखते हैं कि दोनों पार्टी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की, दोनों जो है अब सड़क पर एक दूसरे के खिलाफ मारामारी करने की तैयारी कर चुकी हैं। हुकूमत ने इसके लिए जो है, क्योंकि कांग्रेस का जो एहतजाज है सीएम हाउस पे जाएंगे, उसको पहले से ही रोकने की तैयारी करें ताकि वहां तक पहुंच ना सके। और उम्मीद की जा रही है कि जिस तरह से 9 तारीख के एहतजाज में झड़प हुई थी, आज भी झड़प यकीनी होगी। बिल्कुल, मेहताब आलम बेहद शुक्रिया आपका। गाजियाबाद के संजय नगर में मुहर्रम की शुरुआत के साथ मजलिस का इनेकाद किया गया। कोरोना वबा के पेश नज़र इस मरतबा भी
गाजियाबाद में मुहर्रम के जुलूस पर पाबंदी आयद रहेगी, लेकिन मुहर्रम कमेटी के मुताबिक हुकूमत की गाइडलाइंस पर अमल करते हुए मजालिस का इनकाद शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर अंजुमन कमेटी के मेंबर अफरोज मेहंदी ने बताया कि मुहर्रम अमन और इंसानियत का पैगाम देता है। मुहर्रम पैगाम देता है बशरियत को ज़िंदा रखने का। मुहर्रम पैगाम देता है, इमाम हुसैन ने पैगाम दिया है जालिम के सामने मुकाबला करने का और मज़लूम का साथ देने का। ये और मुहर्रम ये कोई त्यौहार नहीं है बल्कि आज़ादारी है, जो गम है शहादत इमाम हुसैन पर शिया हज़रात मनाते हैं और ये यादगार शहादत इमाम हुसैन की है और इसमें हम गम मनाते हैं, मातम करते हैं और तारीख़ इस्लाम को दोहराते हैं ताकि कौम के दिल के अंदर जज्बा रह सके, जज्बा पैदा हो सके और इस जज्बे के तहत हम इंसानियत को पैगाम देते हैं कि जालिम के मज़लूम का साथ दें और जालिम के मुकाबले में उठ खड़े हों और इंसानियत को बचाने के लिए करबला में इमाम हुसैन ने ये कुर्बानी पेश की है जिसकी हम याद मनाते हैं। क्या सैनिटाइजर नुकसानदेह है? क्या टीके आपके डीएनए को मुतासिर करते हैं? क्या टीकाकारी आपको कोविड-19 से मुतासिर कर सकता है? क्या ये कुछ सवाल आपके ख्याल में आते हैं? खैर, अब एक जगह है जहां आपके सभी सवालों का जवाब दिया जा सकता है और ये सब आपके फोन पर। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के कौमी सतह की टीकाकारी से मुतल्लिक बेदारी मुहिम के तहत कोविड-19 के खिलाफ संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ संजीवनी व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू हो गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है और आपको उसी वक्त आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। जानकारी जिसे जांच और क्रॉस चेक किया गया है। तो आगे बढ़े कोविड-19 पर अपने सवालों को व्हाट्सएप करें और अपनी जरूरत